students, good morning. Now we will discuss our chapter 4 history class 6. This is part 2. In this video we will discuss the rest topics of this chapter. Before starting this video, कुछ पहले वाले टॉपिक्स जो मैंने पढ़े थे वो मैं आपको जो हम लोगों ने पढ़े थे वो मैं आपको याद दिला देती हूँ. जैसे न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज हम लोगों ने पढ़ा था, लेआउट ऑफ द सिटी पढ़ा था, ठीक है. तो लाइफ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन और स्टोरी ऑफ हड़प्पा, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे. तो जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो बचे हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो टॉपिक्स अब हम लोग इस सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है. तो आई होप कि आपको फर्स्ट वीडियो समझ में आया होगा. लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट का आपका फर्स्ट टॉपिक है इन द सर्च फॉर द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल की सर्च, यानी कि रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल. रॉ मटेरियल किसी भी फूड आइटम या किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे पहले जरूरत किस चीज की पड़ती है? वो होता है रॉ मटेरियल, ठीक है. सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है. तो रॉ मटेरियल इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहां से आता था और उसका इस्तेमाल वो लोग किस तरीके से करते थे, देखते हैं. Raw materials are the substances that are either found naturally or produced by farmers or herders. Raw materials वैसे सब्सटेंस होते थे जो या तो नेचुरली पाए जाते हैं या फिर उन्हें फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं. The Harappan probably got the copper from present day Rajasthan and from Oman in West Asia. कॉपर उन लोगों को कहां से मिलता था? राजस्थान और ओमान के एरिया से मिलता था. इट मीन्स कि वो लोग कॉपर जो था वो एशियन सबकॉन्टिनेंट से ही वो लोग फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है. गोल्ड हैड बीन बॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. गोल्ड कहां से आता था? कर्नाटका से आता था. एंड प्रीसियस स्टोन कहां से आते थे? गुजरात से आते थे, ईरान से आते थे एंड अफगानिस्तान से आते थे. देखिए आप यहाँ पे गौर करिएगा, ये जितनी भी कंट्रीज हैं जहां से ये रॉ मटेरियल्स मंगा रहे हैं, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो एशियन कंट्रीज हैं. ये यूरोपियन कंट्रीज की तरफ बहुत कम ही मूव करते थे क्योंकि इनकी जितनी भी जरूरतें होती थी वो सारी एशियन सबकॉन्टिनेंट में पूरी हो जाती थी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज. उस शहर के लोग किस तरह के फूड खाते थे या किस तरह के फूड उनके लिए जरूरी थे, ठीक है. People living in the countryside grew crops and reared animals. Harappans grew wheat, barley, pulses, pea, rice, sesame, linen seed and mustard. और वो लोग जो भी फूड खाते थे वो खुद से ग्रो करते थे, ठीक है. और अदर जो चीजें होती थी उसके लिए वो लोग कैटल्स को रियर करते थे मीट और मिल्क के लिए. The plow was used to dig the earth for turning the soil and planting the seed. अब देखिए कि वो लोग ग्रो तो कर रहे थे. ग्रो कैसे कर रहे थे? तो खेत को जोत के उसमें बीज को डाल के फिर उससे सैपलिंग्स होते थे, सैपलिंग से फिर वो लोग फूड एक्सट्रैक्ट करते थे जैसे वो बड़ा होता था. तो आप जानते हैं फार्मिंग का प्रोसेस, उसी तरीके से वो लोग भी फूड गेन कर रहे थे. ऐसा नहीं था कि हमारे फूड गेन करने का तरीका अलग है और उनके फूड गेन करने का तरीका अलग था. नहीं, वो भी हमारे तरीके से फूड को गेन कर रहे थे. वो भी खेतों को जोतते थे, उसमें पानी डालते थे, बीज डालते थे, खाद डालते, जो भी फर्टिलिटी के लिए जो भी करते थे, और उसके बाद सीड प्लांट करते थे और उन्हें फूड मिलता था. वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड. वाटर को स्टोर किया जाता था. क्या होता था कि कभी कभी ड्राई सीजन में किसी फसल को उन्होंने लगाया और अचानक से बरसात बंद हो गई, तो वैसे सीजन के लिए वो पहले से तैयार होते थे और उस तैयारी में उनका सबसे पहला स्टेप होता था कि वो वाटर को स्टोर करके रखते थे. अगर मौसम ड्राई हो गया और उनकी फसल बर्बाद हो, इससे पहले वो उसमें जो स्टोर वाटर था उसे सप्लाई कर देते थे और उससे उनकी फसल जो थी वो बच जाती थी. हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शिप, गोट एंड बफेलो. हड़प्पन किन किन जानवरों को पालते थे? जानवरों को तो बहुत सारे पालते थे, लेकिन जिन्हें वो अपने पर्टिकुलर यूज के लिए पालते थे वो थे कैटल्स, शिप, गोट एंड बफेलो. इनसे उन्हें मीट, मिल्क और भी बहुत सारा रॉ मटेरियल मिल जाता था. पीपल ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals.
वो लोग फ्रूट्स और नट्स भी कलेक्ट करते थे जंगलों से, और वाइल्ड एनिमल के मीट भी वो लोग खाते थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए, अ क्लोजर लुक ऑफ हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अभी तक आप लोगों ने रॉ मटेरियल और फूड के बारे में देख लिया। रॉ मटेरियल उन्हें सब कॉन्टिनेंट्स में ही मिल जाता था, और फूड जो था वो या तो ग्रो कर लेते थे या जानवरों को पालते थे, और उन जानवरों से उन्हें वो फूड मिल जाता था। ठीक है, तो अब कुछ दो स्पेशल टाउन्स जो हमारे इंडिया में हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन दोनों टाउन्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये दोनों ही टाउन्स हमारे स्टेट गुजरात में हैं। एक का नाम है धौलावीरा और दूसरे का नाम है लोथल। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट धौलावीरा के बारे में डिस्कस करते हैं। द सिटी ऑफ धौलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेत इन द रन ऑफ कच्छ। कहाँ पे लोकेटेड है धौलावीरा? धौलावीरा खादिर बेत रन ऑफ कच्छ में है। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जब धौलावीरा कच्छ के रन में था तो उस समय कच्छ का रन बिल्कुल भी सैंड वाला एरिया नहीं था, वो उस समय बहुत फर्टाइल लैंड हुआ करता था, और यही वजह थी कि सिविलाइजेशन के दौरान लोगों ने गुजरात के रन जैसे एरिया को भी वहां पे रहने के लिए चुना था। ठीक है, द सिटी हैज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। अब देखिए, अभी में और उस समय में अंतर कितना था। उस सिटी में फर्टाइल सॉइल थी और फ्रेश वाटर था, जबकि आज आप अगर कच्छ के रन में चले जाइए तो वहां पे आपको सिर्फ सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, और वाटर का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन ऑन दैट वेरी एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो धौलावीरा में क्या क्या चीजें थी? फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल दोनों चीजें मौजूद थी। धौलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। धौलावीरा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड शहर था? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड शहर था। ठीक है, देयर वॉज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन सेटलमेंट। सेटलमेंट के लिए वहां पे एक बहुत बड़ा ओपन एरिया था, और वो एरिया जो था वो पर्टिकुलर लोगों को दिया गया था कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में अपना घर बना सकते हैं, आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप यहाँ पे खेती बाड़ी कर सकते हैं, जो भी पशुपालन कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वर कार्व आउट with white stone and inlaid in wood। अच्छा देखिए, लेटर्स हड़प्पा में राइटिंग्स भी मिली हैं, बट अभी तक उन राइटिंग्स को पढ़ा नहीं गया है, लेकिन राइटिंग्स भी मिली हैं। व्हाइट स्टोन पे इन्हें कार्व करते थे वो लोग, अपनी बातों को लिखने की कोशिश वो कर रहे थे। स्क्रिप्ट का इजाद हो चुका था, लेकिन उनके स्क्रिप्ट को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। अभी हमारे इतिहासकारों ने ऐसा कोई क्लू नहीं दिया है। उसके बाद वो लोग वुड के ऊपर, स्टोन के अलावा वुड के ऊपर भी स्क्रिप्ट लिखा करते थे। देखिए, सेकंड हमारा लोथल। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। साबरमती रिवर कहां पे? अहमदाबाद के आसपास एरिया में है। तो लोथल कहां पे था? अहमदाबाद के आसपास के एरिया में है। ठीक है, द रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस अदर वर इजिली अवेलेबल इन द सिटी। सेमी प्रीसियस स्टोन एंड अदर थिंग्स were available in the Lothal city. Okay, there was also a storehouse in the city. Lothal किसके लिए फेमस है? स्टोर हाउसेस के लिए फेमस है। ठीक है, और धौलावीरा देखा आपने लोगों ने कि धौलावीरा में स्क्रिप्ट वगैरह मिले थे, और वहां पे और भी चीजें मिली थी, फर्टाइल लैंड मिला था, और सेटलमेंट के लिए एक ओपन स्पेस मिला था। यानी 2 शहर थे, दोनों के जो फीचर्स थे वो अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर थे। ठीक है, सील्स एंड सीलिंग, ये आपकी बुक में एक ब्लू पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे मिस नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सील्स और सीलिंग्स। सील्स क्या होते हैं? देखिए, सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स फॉर पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सील्स क्या होते हैं? सील्स एक स्टैंप होते हैं जो उन बैग्स पे लगाए जाते हैं, उन पैकेट्स पे लगाए जाते हैं, जिसमें सामान को भर के एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जाता है, और वो सील्स ये डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर सामान इस जगह से आया है, क्योंकि हर एक जगह का सील अलग अलग होता है। ठीक है, सीलिंग्स क्या होती है? देखिए, द इंप्रेशन ऑफ सील इज नोन एज सीलिंग्स। सील का जो इंप्रेशन, मुहर के जो छाप पड़ते हैं ना पैकेट्स के ऊपर, उस छाप को सीलिंग्स कहा जाता है।
If the ceilings was intact, one could be sure that the goods had arrived safely. अगर ceilings जो होती हैं पैकेट के ऊपर की वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बनी रहती हैं, तो जिसको भी वो सामान मिलता है वो ये समझ जाता है कि जो गुड्स हैं वो सेफली अराइव्ड हुआ है, उसके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो सील्स एंड सीलिंग आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब धीरे धीरे हम लोग इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड की तरफ बढ़ते हैं। एंड तो हुआ, लेकिन द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज टोटली मिस्टीरियस। द मिस्ट्री ऑफ द एंड का आज तक किसी को भी ये कंफर्मेशन नहीं हुआ कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यता जो इतने बड़े भूभाग में फैली हुई थी किस तरह से एंड हो गई। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया, कुछ ने फैक्ट दिए, लेकिन आज तक किसी पे भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। देखते हैं क्या अनुमान थे। The exact causes of the downfall of this great civilization is not known, but some suggested reasons are given below. कुछ reasons यहाँ पे हैं। The cities might have been destroyed by earthquake or floods. ऐसा माना जाता है कि ये शहर हो सकता है कि earthquake या flood की वजह से destroy हुआ हो। Declining quality of soil ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, हो सकता है कि जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो खत्म हो गई हो क्योंकि एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन हो गया था, जंगलों का ज्यादातर कटाव हो रहा था, कटाई हो रही थी, तो इस वजह से हो सकता है कि सॉइल इनफर्टाइल हो गई और लोगों ने उस शहर को छोड़ के दूसरे जगह पे रहना शुरू कर दिया। दूसरा रीजन है। तीसरा, अ चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर इंडस, हो सकता है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो। एंड डिस्ट्रक्शन बाय इन्वेशन ऑफ आर्यन। एंड द लास्ट पॉइंट ये दिया जा रहा है कि हो सकता है कि आर्यंस के आक्रमण से ये शहर जो था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तो ये कुछ मिस्ट्रियस एंड के कुछ पॉइंट्स थे जो दिए गए हैं, लेकिन इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे कोई भी इतिहासकार आज तक राजी नहीं हुआ। किसी ने ये पर्टिकुलरली नहीं कहा कि नहीं दिस इज द पर्टिकुलर रीजन फॉर द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका ये 4th चैप्टर इन द अर्लिएस्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन आज यहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, आज आप लोग बुक को स्टडी करिए घर पे, और जो भी प्रॉब्लम हो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कीजिए। आज के लिए इतना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।